प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी भी प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास में मैं साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों साइंस के जो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, मैं वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का डिस्कशन प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में करूंगा, तो आप क्लास को मिस मत कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है। यानी बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, मतलब 2 बार पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है प्यारे बच्चों, तो वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी हमारी प्रकाश की किरणें जाती है तो सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत बार ये भी प्रश्न को पूछा गया है प्यारे बच्चों। 2 नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परिवर्तन के भी मेरे प्यारे बच्चों 2 ही नियम होते हैं और अपरिवर्तन के भी प्यारे बच्चों 2 ही नियम होते हैं। यानी दोनों परिवर्तन और अपरिवर्तन का 2-2 नियम होता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 नियम होते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आप सारे प्रश्न के कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाते चलिए, ताकि आपको अनुभव हो जाएगा कि आप कितने में से कितने प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं, यानी कितने प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं सही सही। तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, अगला प्रश्न देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्द बतलाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों हमेशा काल्पनिक होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह हमेशा काल्पनिक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है और वस्तु से उल्टा होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? अब बतलाइए, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो सीधा और हासित होता है, यानी सीधा और हासित होता है प्यारे बच्चों। जो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है? सीधा एवं हासित होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। बहुत बार प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण का सूत्र क्या होता है? आप बतलाइए कमेंट बॉक्स में, इसमें से क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f जो है प्यारे बच्चों, जो है दर्पण का फॉर्मूला होता है, यानी दर्पण का सूत्र होता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या करें प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत दाढ़ी बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी आप जब भी दाढ़ी बनाइएगा तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न है जो काफ़ी बार मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारण का स्थायी मात्रक यानी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो यानी उत्पन्न जो होता है अवधारण क्षमता, उसका एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है उसका एसआई मात्रक? मात्रक विहीन होता है प्यारे बच्चों। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप सारे प्रश्न को उत्तर के लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप जल्द ही कमेंट बॉक्स में बतलाइए। आपका मानकर चलिए प्यारे बच्चों, टेस्ट भी हो रहा है आज का क्लास में और से रिवीजन भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी हमारे साथ सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लगाते चलिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 होती है, यानी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, आप जरूर याद कीजिएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अवतल लेंस का अवधारण एम, अवतल लेंस का अवधारण क्षमता एम बराबर होता है। बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है, यानी अवतल लेंस का अवधारण एम बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? तो भी बटा यू होता है। यानी एम बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भी बटा यू। तो एम किसका सूचक है? अवधारण का सूचक है, जो कि अवतल लेंस का अवधारण का सूचक है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू, यानी अपवर्तनांक का सूचक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? म्यू है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है म्यू का मान? आप जल्दी बताइए। मैंने बतला चुका हूँ क्या होता है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साइन आई बटा में साइन आर, यानी म्यू बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन आई बटा में साइन आर। तो आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो साइन आई बटा में साइन आर, यानी म्यू बराबर भी साइन आई बटा में साइन आर कह सकते हैं। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? बहुत 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। इनमें से कौन लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है डायोप्टर है, जिसका सूचक क्या होता है प्यारे बच्चों? डी होता है, जो कि पॉजिटिव में होता है। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक कोई पूछे तो डायोप्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका सूचक डी होता है। अब जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत बार ये भी प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है प्यारे बच्चों, सीधी रेखा में गमन करती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगले प्रश्न को देखता हूँ। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न देखिए क्या करें मेरे प्यारे बच्चों। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बहुत बार भी प्रश्न को पूछा गया प्यारे बच्चों। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिकतम होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो हवा में, जिसे एयर कहा जाता है। किस में प्यारे बच्चों प्रकाश, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में होती है। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? अगर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मिट्टी जो है जिसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। मिट्टी एक प्रकार का पदार्थ है जिसका प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। लेंस के निर्माण में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, यानी प्यारे बच्चों जो वस्तु का जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? यानी किस वस्तु पर, किसी किसी वस्तु पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है आप बतलाइए कमेंट बॉक्स में। तो रेटिना पर बनता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों? उसकी रेटिना पर बनता है। आप जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट की दृष्टि दोष वस्तुओं को देखने के लिए दूर की वस्तु ना दिखाई दे, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। निकट दृष्टि दोष किससे दूर होती है? तो अवतल लेंस से दूर होती है। आप जरूर याद कीजिएगा, ये काफी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? देखिए अगला प्रश्न क्या करें? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह जो है प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह जो हो गए बैगनी रंग का झुकाव होता है। यानी स्पेक्ट्रम में जब आप सातों रंग का तुलना कीजिएगा तो उसमें से यदि किरण का झुकाव अधिक दिखेगा तो वह बैगनी रंग का दिखेगा। आप जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण परिकिरण करता है, सबसे अधिक परिकिरण करता है? यानी प्यारे बच्चों वायुमंडल में कौन सा जो वर्ण है सबसे अधिक परिकिरण करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कौन सा वर्ण है?
तो जो नीला रंग का वर्ण है वह सबसे अधिक परिकिरण करता है प्यारे बच्चों वायुमंडल में। यानी प्यारे बच्चों जो नीला रंग है वह सबसे अधिक वायुमंडल में परिकिरण करता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बतलाइए, लाइव चैट में जरूर आप सारे प्रश्न के उत्तर को बतलाते चलिए प्यारे बच्चों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कूलम होता है। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कूलम होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, जिसका सूचक सी होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों कूलम का सूचक क्या होता है? सी होता है, जो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? बहुत बार प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है? आप जरूर बतलाइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। एक इसका सूचक है प्यारे बच्चों, एम्पियर का सूचक है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यानी आप धारा का एसआई मात्रक यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर है, जिसका सूचक ए होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, यानी 10⁻⁻6 एम्पियर आप कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करे मेरे प्यारे बच्चों, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? यानी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी उसका उत्तर बतलाइए। धारा मापने में किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एमीटर का उपयोग होता है। यानी धारा किससे मापी जाती है प्यारे बच्चों? एमीटर से मापी जाती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। बहुत बार प्रश्न को पूछा जा चुका है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एमीटर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगले प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो होता है विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? यानी 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? तो जूलम बटा कूलम। यानी 1 जूल बटा कूलम होता है। 1 जूल बटा 1 कूलम। यानी जे सूचक किसका है प्यारे बच्चों? जूल का सूचक है, जो कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। और कूलम प्यारे बच्चों कूलम का सूचक क्या होता है? सी होता है, जो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? तो विभवांतर का एसआई मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। आप जरूर प्रश्न को याद कीजिएगा। यानी 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 जूल बटा 1 कूलम। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला होता है। प्यारे बच्चों आप यदि आप निकालिएगा इस प्रश्न का, जब कुंडली का यहाँ पर कुंडली का जब मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा, तो वहाँ कौन सी फॉर्मूला लगती है मेरे प्यारे बच्चों? अब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर बराबर वी बटा आई लगेगा। कौन सी फॉर्मूला लगेगा? आर बराबर वी बटा आई। जब आप कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा तब यही फॉर्मूला का उपयोग होगा मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला? तो आर बराबर वी बटा आई जो है फॉर्मूला का प्रयोग होगा। कब, किस स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, किस कंडीशन में? तो जब आप कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा उसी रूल्स में, यानी उसी कंडीशन में। यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास का प्रश्न यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। यदि क्लास अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्यारे मेरे प्यारे।